Good morning, students. My name is Siddhant Saxena and I welcome you all on this beautiful platform of Study IQ. तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम Study IQ के प्लेटफॉर्म से पढ़ने जा रहे हैं. आपने स्लाइड ऑलरेडी देख ली होगी आपके सामने क्या है. सो वी हैव स्टार्टेड विद आवर स्ट्रक्चर्ड लाइफ कोर्सेज एंड MCQ, बेसिकली मॉक टेस्ट वगैरह जितने भी हम सब आपके कंडक्ट करा रहे हैं. आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं सबकी तैयारी हम यहाँ पर आपको एक एड्यू के प्लेटफॉर्म पे कराने जा रहे हैं. तो बस आपको करना क्या है, आपको पढ़ाई करनी है, इन कोर्सेज को परचेज करना है और हमारे साथ पढ़ाई की जर्नी, अपनी जो बेसिकली गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की जर्नी है उसको शुरू कर देना है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स कवर करा रहे हैं आपके. बेसिकली NDA हो गया, आपका CDS हो गया, SSB हो गया, आपके RRB स्पेशल क्लासेस हो गई, बेसिकली जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उनकी भी क्लासेस हम दे रहे हैं. जो आपके बैंक एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस है, बैंकिंग के एग्जामिनेशंस भी होते हैं और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं. तो सबकी प्रिपरेशन 1 to all 100% प्रिपरेशन हम आपको यहाँ एक एड्यू के प्लेटफॉर्म पे कराने जा रहे हैं. तो बस आपको करना क्या है, आपको एक कोर्सेज खरीदने हैं. और जैसा कि आपको पता है कि हमने जस्ट अभी ये कोर्सेज लॉन्च करे हैं, तो हम आपको अभी 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं. स्टूडेंट्स जरा नोटिस कीजिएगा, 50% डिस्काउंट, कितना बड़ा डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है. तो आपको करना क्या है, बेसिकली जाइए, जस्ट अवेल करिए इस अपॉर्चुनिटी को, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए जितनी जल्दी आप उठा सकते हैं और हमारे साथ अपनी जर्नी शुरू कीजिए. तो ये हमारे स्ट्रक्चर लाइफ कोर्सेज हैं. जितनी जल्दी आप इनको बेसिकली खरीदेंगे, अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, उतनी जल्दी आपको उतना ही फायदा होगा, उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, उतने ही कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. और उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, आप हमें कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं. बेसिकली हम टेलीग्राम पे भी हैं, हम यूट्यूब पे तो हैं ही. हमारा ईमेल आईडी ये है. फॉर एडमिशंस आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो प्लीज देर बिल्कुल भी मत कीजिए, जल्दी से जल्दी अपने कोर्सेज को खरीदिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए. तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन जरा कोर्सेज के साथ. अब हम आ जाते हैं आज के हमारे टॉपिक पे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नए नए टॉपिक्स लाऊंगा, आज एक और नए टॉपिक्स के साथ हम आपके सामने आ गए हैं. अभी तक हम पॉलिटी कर रहे थे, तो आज हम हिस्ट्री के साथ भी शुरू कर रहे हैं. और हिस्ट्री में भाई बेसिकली सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हो कौन सा सकता है, आपको पता ही है. आपने सुना होगा काफी. आपने किन किन चीजों के बारे में सुना है? आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा. आपने सुना होगा कि ताजमहल किसने बनवाया और क्यों बनवाया. ये सब चीजें तो आपने सुनी है ना. आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि जो आपकी प्रिपरेशन है ना, 1 to all जितने भी टॉपिक हम कवर करा रहे हैं, पूरे 1 to 100% जितनी भी प्रिपरेशन है मैं आपकी यहाँ इन सब क्लासेस में आपकी कवर करा रहा हूं. आपको करना क्या है, आपको बेसिकली मेरे साथ पढ़ना है, मेरा साथ देना है. आपको सिर्फ आपका काम क्या, आपका पढ़ाई का काम है यार. बाकी जितने भी आपके जो भी होगा ना, जैसे भी होगा, पेपर क्लियर आपका होगा, 100% क्लियर होगा. हम और किस लिए बैठे हैं? इसीलिए तो बैठे हैं, आपका पेपर क्लियर कराने के लिए तो बैठे हैं. और आपको करना क्या है, बस हमारे साथ पढ़ना है. हम आपके सामने ले आते हैं क्लासेस. रोज आती है मेरी क्लासेस, आपको पता है रोज आती हैं. अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके प्लीज जल्दी से उन क्लासेस को देखिए. मैंने पॉलिटी के 3 से 4 ऑलरेडी टॉपिक कवर करा दिए हैं और आज मैं हिस्ट्री के साथ शुरू करने जा रहा हूं. तो हमारी हिस्ट्री और पॉलिटी आज से साथ साथ चलने वाली है. टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ये मत सोचना यार सर ने क्या करा, सर ने पॉलिटी के 4 टॉपिक पढ़ाए फिर हिस्ट्री पे आ गए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई. पॉलिटी के सारे टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना. पॉलिटी के जितने भी टॉपिक है हम सारे कवर करेंगे. साथ साथ हिस्ट्री भी आज हम शुरू करने जा रहे हैं. आपका तो फायदा ही हो रहा है, आपको 2 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं पढ़ने को. रोज आपकी क्लासेस होंगी, आप टेंशन मत बिल्कुल भी मत लीजिए. हमारा बेसिकली मोटिव यही है कि आपका हमें एग्जाम क्लियर कराना है. मेरे साथ पढ़िए. मुगल अंपायर आज हम शुरू कर रहे हैं. मुगल अंपायर आपको नाम से ही समझ आ गया होगा क्या है. तो आइए शुरू करते हैं आज हम हिस्ट्री के अपने पहले लेक्चर के साथ. क्या नाम है आज हमारे टॉपिक का? आज हमारे टॉपिक का नाम है मुगल अंपायर. तो स्टार्ट करते हैं. तो मुगल अंपायर स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी फ्रेंड्स आपने देख ही सुना ही होगा. मुगल अंपायर के बारे में काफी कुछ सुना होगा. कौन कौन बेसिकली इस अंपायर में है, कौन कौन यहाँ के बेसिकली राजा थे, कौन कौन मुगल अंपायर के शासक थे, किन 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 का शासन था, सब कुछ मैं आज यहाँ पर आपको कवर कराने वाला हूँ. तो स्टार्ट करेंगे आज हम. बेसिकली क्विज, आपको पता है क्विज फॉर्म होती है हमारी, ठीक है. क्विज फॉर्म में पढ़ते हैं. क्विज के साथ पढ़ते हम पूरा टॉपिक कवर कर जाते हैं. उससे क्या फायदा होता है फ्रेंड्स, उससे क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा होता है कि आपको क्वेश्चंस भी करने को मिल रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, और उसके साथ साथ आपको सीखने को भी मिल रहा है. पूरा टॉपिक आपका कवर हो रहा है. तो आपकी 2 चीजें एक ही टाइम पर हो रही हैं. एक तो आपके क्वेश्चंस भी सीखने को मिल रहे हैं आपको, और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा आपके टॉपिक भी कवर हो रहे हैं. तो उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे. तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे. चलते हैं, नहीं चलते हैं? टेंशन मत लीजिएगा, साथ पढ़िए, बिल्कुल खुश रहिए, साथ पढ़िए. आपका पूरी प्रिपरेशन आप मुझ पे छोड़ दीजिए. 100% प्रिपरेशन है आपकी जी मेरे हाथों में. आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं.
पहली स्लाइड में आपके सामने रख देता हूं। तो पहला क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ भी देता हूं। चलिए, हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526? जो पानीपत का पहला बैटल हुआ था, जो पहली लड़ाई थी पानीपत की 1526 में, वो किसने लड़ी थी और किसने इब्राहिम लोदी को हराया था? किसने हराया था? तो जो पहली बैटल है पानीपत की, वो किसने लड़ी थी? वो लड़ी थी बाबर ने। 1526 की जो हमारी पहली लड़ाई है पानीपत की, वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसको हम किस नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ पानीपत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने लड़ी थी। और आपको बता दूं कि इसी बैटल के साथ जो है, जो इसी लड़ाई के साथ हमारा मुगल शासन भी शुरू हो गया था। जब बाबर ने हमारे इब्राहिम लोदी साहब को हराया था, तो उसी के साथ ही हमारा मुगल शासन शुरू हो गया था। उससे पहले हमारा कौन सा शासन चल रहा था? उससे पहले हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा लोधी शासन चल रहा था। इसके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम बाबर पढ़ रहे हैं, अभी हम मुगल अंपायर पढ़ रहे हैं। तो लोधी का जो आखिरी राजा थे, कौन थे? इब्राहिम लोदी जी। उनको किसने हराया? उनको बाबर ने हराया। 1526 में हराया। पहली लड़ाई पानीपत की जो हुई थी, उसमें हराया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। तो किसने हराया? बाबर ने हराया। आइए बाबर के बारे में अब जान लेते हैं थोड़ा बहुत। चलिए, ये आ गए हम अपने बाबर साहब पे। तो बाबर साहब के बारे में अब पढ़ लेते हैं। कहा था मैंने आपको, क्या कहा था मैंने आपको? पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा, हर मुगल शासक के बारे में बताऊंगा, जितने भी मुगल शासन रहे हैं, कौन कौन वहां के राजा रहे हैं, कौन कौन वहां के, कहते हैं मुगल बादशाह बोलते थे हम, राजा तो नहीं, मुगल बादशाह कितने थे, सब पढ़ाऊंगा आपको। टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते रहिए मेरे साथ आप। तो बाबर, पढ़िए पहला पॉइंट। मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को पराजित करके दिल्ली और आगरा में अपना कब्जा जमा लिया, जिसके साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई। तो समझ आ गया होगा आपको अभी, यह मैंने समझाया। ये मैंने क्या बताया था आपको कि 1526 में जो पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की, जिसमें इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था, उसके साथ ही मुगल शासन जो है वो हमारा शुरू हो गया था। क्या शुरू हो गया था? हमारा मुगल शासन, मुगल वंश यहां पे लिखा हुआ है, ये रहा हमारा मुगल शासन। और किस शासन का अंत हुआ था? दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था। दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था लोधी के साथ, इब्राहिम लोधी की हार के साथ ही। इब्राहिम लोधी की जो हार हुई है, उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। किसका शासन शुरू हुआ था? मुगल शासन शुरू हुआ था। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। फिर एक और लड़ाई हुई उनकी जी, 17 मार्च 1527 में। पहली लड़ाई 1526 में लड़ी, दूसरी 1527 में। ठीक है, पढ़ लेते हैं अब। 17 मार्च 1527 में मुगल सम्राट बाबर ने खानवा की लड़ाई में मेवाड़ की शक्तिशाली शासक राणा सांगा को पराजित किया। इस युद्ध के बाद बाबर ने गांजी की उपाधि धारण कर ली। तो क्या समझ आ गया आपको? अब 1526 में तो लड़ाई करी इब्राहिम लोधी के साथ, उसके बाद 1527 में एक और लड़ाई करी उन्होंने। इस बार उन्होंने बैटल ऑफ खानवा, इसको जाना जाता है, खानवा की लड़ाई, जो मेवाड़ के राजा राणा संगा के अगेंस्ट लड़ी उन्होंने। किसके 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 खिलाफ लड़ी? राणा संगा के। जो कौन थे? जो मेवाड़ के शक्तिशाली शासक कहलाए जाते थे, मेवाड़ के जो राजा कहलाए जाते थे शक्तिशाली राणा सांगा, उनको भी हरा दिया बाबर ने। तो उनको भी हरा दिया और उसके साथ उनको गांजी की उपाधि प्राप्त कर ली उन्होंने। नोटिस करना स्टूडेंट्स, आज हिंदी इंग्लिश दोनों की स्लाइड्स है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। कहीं इंग्लिश वाले सोच रहे हो कि यार सर तो हिंदी में पढ़ाना शुरू हो गए। नहीं नहीं नहीं, हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूँ, दोनों में पढ़ाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं। और हमारे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर हिंदी में भी पढ़ाइए, तो आपके लिए दोनों स्लाइड्स लेकर आया हूँ आज मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो चलिए पढ़ते हैं आगे अब। 1659 में बाबर ने घाघरा की लड़ाई में अफगानी सेना को फिर से धूल चटाई। तो जी लीजिए, बेसिकली 1659 में बाबर ने घाघरा की लड़ाई में अफगानी सेना को फिर से धूल चटाई। जी ईस्वी क्या है हमारा? एडी है। मुगल शासक के एक शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ बेहद दयालु थे, जिसे उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि भी दी गई। तो ऐसा नहीं था कि मुगल शासक बाबर जो थे वो सिर्फ लड़ाइयां ही लड़ते थे, वो काफी दयालु भी थे, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। अपने शासन में जो उनकी प्रजा है, जितनी भी उनकी पॉपुलेशन थी, पूरा ध्यान रखते थे उनका। इसलिए उनको किसकी उपाधि प्राप्त हुई? उनको कलंदर की उपाधि भी प्राप्त हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की भी रचना करी। तो बाबरनामा जो है वो किसने लिखी थी?
बाबरनामा किसने लिखी थी? वो बाबर ने खुद लिखी थी। बाबर ने क्या लिखा था? खुद लिखी थी बाबर ने बाबरनामा, जो उनका बेसिकली एक लाइफ अकाउंट है, जो उनका कहते हैं ना उनके बारे में, जो उनकी आत्मकथा है, बायोग्राफी जो बोलते हैं हम, बाबरनामा, वो बाबर ने खुद लिखी थी। चलिए अब इसी के इंग्लिश वर्जन पे चल देते हैं जरा। आइए आइए इंग्लिश वाले बच्चों, आइए आप भी आइए, स्वागत है आपका। चलिए, फाउंडर ऑफ मुगल अंपायर, बाबर कौन थे? बाबर थे जिन्होंने मुगल अंपायर को फाउंड करा था। ही इज बेसिकली द फाउंडर ऑफ मुगल अंपायर। और क्या थे वो बेसिकली? जात से क्या थे? टर्क थे वो। तो क्या थे वो? टर्किश थे, अफगानी नहीं थे वो, टर्क थे, याद रखना। अभी जो हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा है उसमें पीछे पढ़ेंगे, जो दिल्ली सल्तनत उसमें काफी अफगानी भी थे और टर्क भी थे, लेकिन मुगल शासन जो था बेसिकली, जो बाबर थे, जो पहले बादशाह थे, मुगल बादशाह, वो हमारे टर्क थे। और उनको पहले इनविटेशन आया था दौलत खान लोधी का टू इन्वेड इंडिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली दौलत खान लोधी जो है, जो गवर्नर ऑफ पंजाब हुआ करते थे उस टाइम, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने बाबर को एक लेटर लिख के दिया। उन्होंने बाबर तक एक लेटर पहुंचाया। बाबर उस टाइम अफगानिस्तान में थे, तो बाबर तक लेटर पहुंचाया कि यार आ जाओ। अच्छा, दौलत खान कौन थे? दौलत खान इब्राहिम लोधी के भाई थे। अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, इब्राहिम लोधी को बैटल ऑफ पानीपत में हराया। तो बाबर कौन थे? वो दौलत खान लोधी कौन थे? दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी के भाई थे। अब इनको तो अपने भाई से थोड़ी चिढ़ थी, ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि मैं बाबर को इंडिया बुला लेता हूँ, बाबर को भारत बुला लेता हूँ, बाबर को बोलूंगा तू इंडिया में आ और यहाँ पर अटैक कर, जिससे कि तू इब्राहिम लोधी को हरा दे, और मुझे पता है कि यार ये अटैक करेगा, अटैक करके वापस चला जाएगा, ठीक है। दौलत खान लोधी सोच रहा था ये कि बाबर जो है, बाबर अपने आएगा, इब्राहिम लोधी पर अटैक करेगा, अटैक करके वापस चला जाएगा। तो उन्होंने बेसिकली लेटर लिखा दौलत खान लोधी ने बाबर को कि आप आओ, इंडिया में आके अटैक करो। तो उन्होंने उनका जो लेटर है उसको स्वीकार करा, उसको एक्सेप्ट करा, और वो इंडिया आए। उन्होंने इब्राहिम लोधी को हरा दिया 1526 में। अभी पढ़ा है हमने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, इब्राहिम लोधी को हरा दिया। अब भाई दौलत खान लोधी ने सोचा कि यार ये इसने तो हरा दिया, लेकिन ये जा ही नहीं रहा, ये वापस ही नहीं जा रहा अफगानिस्तान, ये तो सिर्फ हराने आया था ना, ये वापस क्यों नहीं जा रहा? क्या कर रहा है यहाँ पर? 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, यार ये तो वापस ही नहीं जा रहा। तो उनके दिमाग में भी थोड़ी टेंशन बैठने लग गई इस चीज को लेके कि यार इसको तो मैंने सिर्फ इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बोला था, इब्राहिम लोधी को मार दिया इसने, अब जो है दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई है, अब मेरा शासन कब आएगा? लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाबर तो वापस गए नहीं। उन्होंने इंडिया को वो इंडिया में आ गए, और इंडिया में आके उन्होंने इंडिया को इन्वेड कर लिया। इन्वेड का मतलब इंडिया में अपना शासन चालू कर दिया। तो इसलिए बाबर जो है हमारे फर्स्ट मुगल बादशाह हैं, जिनकी वजह से मुगल अंपायर जो है, मुगल शासन जो है वो शुरू हुआ। तो ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी। उसके बाद अभी हमने पढ़ा है, ही डिफीटेड राणा संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़ इन 1527 इन द बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा में इन्होंने मेवाड़ के राजा जो हैं उनको हराया, राणा संग्राम सिंह को। तो ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर 1528 में इन्होंने दोबारा मेदिनी राय को हराया बैटल ऑफ चंदेरी में। तो एक और बैटल हुई, अगले साल ही हुई, 1528 में हुई बैटल ऑफ चंदेरी, जिसमें मेदिनी राय को उन्होंने हराया। सारी बैटल्स लिख के लाया हूं आपको, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है मुगल अंपायर में, ये पूरा मुगल अंपायर में आपके सामने ले आया हूं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका मुगल अंपायर ऑलरेडी पूरा कवर हो जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो मेदिनी राय को हराया। फिर 1529 में एक और उन्होंने बैटल लड़ी, बैटल ऑफ घाघरा, जिसमें उन्होंने अफगान आर्मी को हराया, अफगान्स को बेसिकली हराया। और तो आप देख सकते हैं इन्होंने ना लगातार 4 बैटल लड़ी हैं। देखिए आप 1526 लड़ी, 1527 लड़ी, 1528 लड़ी, और 1529 भी लड़ दी। तो 4 बैटल तो एक के बाद एक हर साल एक बैटल लड़ी है। तो और सारी बैटलों में जीत मिली है। चारों जितनी भी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी हैं उसमें उनको जीत ही मिली है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। वो रीजन ये था कि बाबर जब अपने साथ आए थे तो जो कहते हैं ना गन पाउडर, आर्टिलरी, गन पाउडर, कैनन्स, जो हमारी तोपें होती हैं, तो ये सारी चीजें, जितने भी ये सारे वेपन हैं, हथियार हैं, ये सारे अपने साथ लेकर आए थे। आर्टिलरीज बेसिकली गन्स जो होती हैं उस टाइम की, गन पाउडर अपने साथ लेकर आए थे, तोपें अपने साथ लेकर आए थे, कैनन्स बोलते हैं इंग्लिश में तोपों को हम। तो ये सब चीजें वो अपने साथ लेकर आए थे, जो पहले यूरोप वगैरह की बैटल में यूज हो रही थी, वो आज इंडिया की बैटल में यूज होने लग गई। क्यों? क्योंकि बाबर ने इन सब चीजों का यूज करा। अब मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे कि लगा लीजिए ये लड़ाइयां होती हैं, यहां बाबर लड़ रहे थे, यहां बाबर लड़ते थे,
और यहाँ कोई और, जैसे लगा लीजिए अब इनकी लड़ाई इब्राहिम लोदी से हुई होगी, पहली जो लड़ाई थी इब्राहिम लोदी, आईएल लिख देता हूं। तो बाबर क्या करते थे, जमीन पे तोपे बिछा देते थे, तोपे जमीन के अंदर बिछा देते थे, और अगर कोई यहां पर आने की कोशिश करता था तो बूम, बहुत बड़ा धमाका हो जाता था, और वहीं सारे खत्म हो जाते थे जो उनके बेसिकली जितने भी दुश्मन थे। तो ये उनकी एक रणनीति रही, गन पाउडर आर्टिलरी का भी यूज करा। तो ऐसे करके उन्होंने बैटल्स जीते, चारों बैटल जीते। क्यों जीते, आर्टिलरीज लाए अपने साथ, गन पाउडर्स लाए, कैनन्स लाए, इस चक्कर में जीते, तोपे जो थी सब कुछ लाए। अब बात कर लेते हैं उनके टॉम की। जो बाबर का टॉम्ब है वो कहां सिचुएटेड है, बाबर्स टॉम्ब इज सिचुएटेड इन काबुल, अफगानिस्तान। तो बाबर का जो टॉम्ब है वो कहां सिचुएटेड है, अफगानिस्तान में, काबुल में। उनका एक टॉम्ब पहले आगरा में भी था, आगरा में एक टॉम्ब था उनका, लेकिन वहां से शिफ्ट कर दिया गया। बेसिकली उनकी जो कहते हैं कि उनकी जो बॉडी है उसको उठा के काबुल वो ले गए, और काबुल में फाइनली उनका टॉम्ब बनाया गया। बेसिकली जो उनका किला है वो कहाँ है, अकबर बाबर का किला कहाँ पर है, बाबर का किला है हमारा अफगानिस्तान, काबुल में। तो इसी के साथ हमारी बाबर की पढ़ाई आज हो गई है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु मेड दिनपना एज इज सेकंड कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑफ द इन दिल्ली। दिनपना दिल्ली में जो है उसको अपनी कैपिटल किसने बनाया, जो उसकी सेकंड कैपिटल किस मुगल शासक ने बनाया, मैं आपको बता देता हूं। तो इनमें हमने बाबर ने नहीं बनाया, अकबर ने नहीं बनाया, शाहजहां ने नहीं बनाया, किसने बनाया, हुमायूं ने। तो हुमायूं ने बनाया था दिनपना को अपनी कैपिटल, जो बेसिकली दिल्ली में है। ठीक है स्टूडेंट्स, हुमायूं ने बनाया था। किसने बनाया था, हुमायूं ने। चलिए पढ़ते हैं अब हुमायूं के बारे में। मुगल सम्राट हुमायूं दूसरा मुगल शासक था जो कि 23 साल की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठा था। तो बाबर के बाद कौन आए थे, बाबर के बाद आए थे हमारे कौन से मुगल शासक आए थे, हुमायूं आए थे। कौन आए थे, हुमायूं। और हुमायूं किसके बेटे थे, हुमायूं बाबर के ही बेटे थे। और 23 साल की उम्र में इनको मुगल शासन मिल गया था। क्यों मिला था, क्योंकि बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं आए थे। हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा और कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया, जिसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया था। करीब 15 साल के बाद हुमायूं आए और 1555 में सिकंदर को पराजित कर दिल्ली का राज सिंहासन संभाला था। तो क्या हुआ था हुमायूं के साथ, तो बेसिकली हुमायूं ने 2 बैटल लड़ाइयां लड़ी। एक लड़ी 1429 में, एक लड़ी 1430 में। तो 1429 में लड़ी उन्होंने क्या नाम है अपनी चौसा की बैटल, और 1430 में कन्नौज की। ठीक है जी। हुमायूं और शेरशाह और हुमायूं के बीच हुई दोनों बैटल्स। तो चौसा और कन्नौज दोनों बैटल में हुमायूं को शेरशाह ने परास्त कर दिया, बेसिकली पराजित कर दिया। तो हुमायूं दोनों बैटल हार गए, दोनों लड़ाइयां हार गए। किससे हारे, शेरशाह से हारे। और दोनों लड़ाइयां हार के वो भाग गए, बेसिकली इंडिया छोड़ के भाग गए। कुछ था नहीं उनके पास, बेसिकली हार गए थे दोनों बैटल्स, अपना मुंह नहीं दिखा पा रहे थे किसी को, और वैसे भी आर्मी वगैरह खत्म हो रही थी। तो हार गए थे, तो इंडिया छोड़ के भाग गए थे, भारत छोड़ के चले गए थे वहां से वो। उसके बाद शेरशाह जो है, जिन्होंने हुमायूं को हराया था, उनकी मृत्यु हो गई। तो शेरशाह की मृत्यु के बाद सिकंदर शाह बने, जो बेसिकली अगले जो लीडर बने उनके, वो कौन बने, वो बने सिकंदर शाह। तो हुमायूं तो चले गए थे शेरशाह से हार के, फिर शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह की मृत्यु के बाद कौन आए, सिकंदर शाह आए। अब सिकंदर शाह के आने पे 1555 में हुमायूं वापस इंडिया आ जाते हैं। 1555 में दोबारा इंडिया आते हैं और इस बार सिकंदर शाह को हरा देते हैं। तो हरा देते हैं सिकंदर शाह को, हार जाते हैं सिकंदर शाह जो है हमारे हार जाते हैं हुमायूं से हार जाते हैं वो। और उसके बाद वो दिल्ली का राज सिंहासन संभाल लेते हैं। सिकंदर शाह बेसिकली शेरशाह ने एक बार दिल्ली को पकड़ लिया था, उसके बाद शेरशाह की मृत्यु हो गई। फिर उनके अगले जो दिल्ली के शासक बने वो कौन बने, वो सिकंदर शाह बने। सिकंदर शाह जैसे ही शासक बने, 15 साल बाद 1540 में वो हारे थे अपनी कन्नौज की बैटल। 1540 की जितने भी जब भी हारे थे, उसके बाद फिर वो 1555 में दोबारा वापस आते हैं। दोबारा वापस आके वो सिकंदर शाह को हरा देते हैं और दिल्ली के सिर वो राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं, बेसिकली दिल्ली के शासक बन जाते हैं और अगले मुगल बादशाह बन जाते हैं दोबारा। चलिए अब इंग्लिश वर्जन पे आ जाते हैं इसके। चलिए, he succeeded his father and became the next Mughal emperor and divided the empire among his 3 brothers Kamran, Hindal and Askari। तो अपने फादर को इन्होंने सक्सीड करा था, बेसिकली बाबर को इन्होंने सक्सीड करा था, बाबर के जगह ये बने थे मुगल एम्परर।
और जो अंपायर है, मुगल अंपायर जो है, उनको उसको 3 पार्ट में बांट दिया था इन्होंने, 3 ब्रदर्स में बांट दिया था बेसिकली। इनके जो 3 भाई थे उनके बीच बांट दिया था। कौन थे 3 भाई उनके? कामरान, हिंदल और अस्करी। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा शासन इन्होंने बांट दिया था, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि अच्छे थे, अपने भाइयों का भी ध्यान रखते थे, तो अच्छे ही थे, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा, ही वॉज डिफीटेड बैडली बाय शेर शाह एट द बैटल ऑफ चौसा। ही वॉज अगेन डिफीटेड बाय शेर शाह एट द बैटल ऑफ कन्नौज। तो दोनों बैटल्स वो हारे थे, ठीक है, कन्नौज और चौसा की बैटल। आफ्टर 15 years of wandering, after 15 years of wandering and death of Sher Shah, he regained his kingdom in 1555 by defeating सिकंदर शाह। तो 15 साल के बाद जब शेर शाह की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो वापस आते हैं 1555 में, फिर दोबारा दिल्ली को संभालते हैं। किसको हराने के बाद? सिकंदर शाह को हराने के बाद, ठीक है। समझ आ गया स्टूडेंट्स? ये सब मैं हिंदी वाली स्लाइड में समझा चुका हूं, तो इसमें बस मैं आपको इंग्लिश की हिंदी पढ़ के बता रहा हूं। हुमायूं died in 1556 by falling from stairs of his library, namely शेर मंदिर दिल्ली। तो 1556 में उनकी बेसिकली मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। कैसे? जो उनकी लाइब्रेरी है, जिसको हम शेर मंडल के नाम से भी जानते हैं, वो उसकी सीढ़ियों से गिरकर उनकी डेथ हो जाती है। तो उसकी सीढ़ियों पर बेसिकली जा रहे होंगे, कहीं नीचे ऊपर, जहां भी चढ़ रहे होंगे नीचे ही जा रहे होंगे, क्योंकि नीचे गिर के ही मौत होती है। तो नीचे जा रहे होंगे, जाते जाते फिसल गए होंगे तो उनकी मृत्यु हो गई होगी, सर वगैरह में चोट आ गई होगी तो उनकी मृत्यु हो गई होगी। तो शेर मंडल में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए 1555 में तो ये वापस ही आए थे, 1556 में इनकी डेथ हो जाती है। और जो इनका लाइफ अकाउंट है, बेसिकली जो इनकी बायोग्राफी है, वो किसने लिखी है? हिज लाइफ अकाउंट हुमायूं नामा है इनका इनके लाइफ अकाउंट का नाम। जो लिखा है उनकी हाफ सिस्टर गुलबदन बेगम ने। तो इनकी एक बहन भी थी, हाफ सिस्टर किसको कहते हैं? सौतेली बहन को। सौतेली बहन जो थी उनकी, गुलबदन बेगम, उन्हीं ने हुमायूं का बेसिकली जो अकाउंट है, लाइफ अकाउंट है, बायोग्राफी है, वो लिखी है। क्या नाम है उस बायोग्राफी का? उस बायोग्राफी का नाम है हुमायूं नामा बाय गुलबदन बेगम। तो समझ आ गया आपको? हमने बाबर भी पढ़ लिया, हमने हुमायूं भी पढ़ लिया, दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद हम अगला शासक पढ़ लेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। हु अबॉलिश्ड जाजिया? अब आप सोच रहे होंगे जाजिया होता क्या है, बता देता हूं मैं जाजिया क्या होता है। तो जाजिया स्टूडेंट्स एक तरीके का टैक्स हुआ करता था। जाजिया जो है एक तरीके का टैक्स हुआ करता था, जो किन पे लगाया जाता था? जो लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स पे। किन पे? नॉन मुस्लिम्स पे। तो जो ये टैक्स है, ये बेसिकली नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, क्योंकि मुगल शासन था। मुगल्स कौन थे? मुस्लिम ही थे, टर्किश थे, तुर्क थे। तो जाजिया जो है किस पे लगता था? एक तरीके का टैक्स होता था, जो पहले कोई लगा के गया होगा। और वो टैक्स क्या होता था? जो भी मुस्लिम नहीं है, अब सपोज करें मुगल टाइम पे कोई दिल्ली में रह रहा है और वो मुस्लिम नहीं है, तो उसको जाजिया देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? जाजिया, जो एक तरीके का टैक्स होता था। तो एक मुगल बादशाह ऐसे भी थे जिन्होंने जाजिया जो टैक्स है उसको हटा दिया। बेसिकली उन्होंने ये जो अत्याचार होता था नॉन मुस्लिम्स पर टैक्स देने का, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है इसलिए वो टैक्स देते थे। तो ये एक तरीके का कहते हैं हमें उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ ना, एक तरीके का उनके ऊपर कहते हैं एक डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ। तो वो किसने हटाया? वो टैक्स अबॉलिश किसने करा? वो अबॉलिश करा अकबर ने। जो ग्रेटेस्ट कहते हैं कि बादशाह, जो सबसे कहते हैं ना बहुत ही बड़े बादशाह है मुगल अंपायर के, अकबर, तो उन्होंने हटाया था जाजिया। अकबर ने हटाया था जाजिया। ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ मुगल अंपायर भी हम इन्हें बोलते हैं, ग्रेट बोलते हैं इन्हें। आइए समझते हैं क्यों इन्हें ग्रेट बोलते हैं। अकबर के बारे में पढ़ लेते हैं अब। मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अकबर मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठे थे। तो हुमायूं के ही बेटे थे अकबर। हुमायूं की मृत्यु के बाद बने थे मुगल एम्परर। 14 साल की छोटी सी उम्र में अकबर ने अपना मुगल शासन 14 साल की छोटी सी उम्र में अकबर ने अपना मुगल शासन जो है मुगल साम्राज्य के शासक बन गए। इसलिए कुछ समय तक उनके पिता के मंत्री बैरम खां उनके संरक्षण में रहे थे। मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई थी। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से पर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया गया था। अकबर ने पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपूताना, गुजरात, बंगाल, काबुल, कंधार में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अकबर के शासन काल के दौरान आगरा किले, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं मकबरा, इलाहाबाद किला, लाहौर किला, सिकंदर में उनका खुद का मकबरा समेत
कई वास्तु शिल्प कृतियों का निर्माण भी किया गया था। तो हिंदी में मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर बेसिकली बने थे जो अगले मुगल शासक थे। कितनी उम्र थी? 14 साल की उम्र थी बस। कितनी? 14 साल की। अरे भाई छोटे से बच्चे थे वो उस टाइम। तो छोटे से बच्चे को आपने मुगल शासक बना दिया। अब उसमें जो है लड़ाई वड़ाई लड़ने का दिमाग तो इतना है नहीं, छोटा सा ही तो बच्चा है, नन्ही सी जान है। तो ठीक है, तो बेसिकली हुमायूं के एक मंत्री हुआ करते थे उस टाइम, बैरम खान। तो बैरम खान जो है वो अकबर के भी मंत्री बने, और जब वो छोटे थे तो बैरम खान ही सब कुछ संभाला करते थे अकबर के राज में, क्योंकि अकबर तो बहुत छोटे थे, तो कोई संभालने वाला तो चाहिए था बड़ा, जो लड़ाइयाँ लड़ सके बेसिकली, जो और लोगों से लड़ सके, और जितने भी जो भी है बेसिकली जो होता है शासन में उन सब चीज़ों का ध्यान रख सके। तो बैरम खान जो हुमायूं के मंत्री थे वही अकबर के मंत्री बने, और उन्होंने ही अकबर को बड़ा करा, और बाकी मुगल शासन भी उन्होंने अकबर की देख रेख में संभाला बेसिकली। नाम तो अकबर था, मैं बता देता हूँ आपको। अगर बात करें मुगल शासन तो अकबर के नाम पे था, लेकिन उसको चला कौन रहा था? उसको कौन चला रहा था? उसको बैरम खान संभाल रहे थे, उनको बैरम खान चला रहे थे। तो धीरे धीरे अकबर बड़े हुए तो धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी इंडियन शहरों पर कब्जा करा। पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपुताना, गुजरात, बंगाल, काबुल, कंधार, सब पर अपना मुगल शासन समर्पित कर लिया, बेसिकली उन्होंने स्थापित कर लिया। और अकबर के शासनकाल के दौरान काफी नई चीजें बनी। आगरा किला बना, बुलंद दरवाजा बना, फतेहपुर सीकरी बना, हुमायूं मकबरा बना, इलाहाबाद किला, लाहौर किला, काफी कुछ बना। सिकंदरा में उनका खुद का टॉम बना हुआ है। तो ये सब चीजें अकबर के टाइम पे ही बनी है। और ग्रेटेस्ट बादशाह कहते हैं ना हम, सबसे ज्यादा जबरदस्त बादशाह जो है मुगल एम्पायर का, वो कौन है? वो अकबर ही है। बहुत ही ज्यादा कहते हैं ये, बहुत ही ज्यादा काइंड थे। काइंड मतलब बहुत ज्यादा आपके दयालु थे, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, सबका ध्यान रखते थे, बहुत ध्यान रखते थे, और हर चीजों को अच्छे से देखते थे। नॉन मुस्लिम्स जो है बेसिकली उस टाइम पे जो मुस्लिम्स नहीं थे उनका भी अच्छे से ही उतना ही ध्यान रखते थे। तो ध्यान तो वो हर चीज का ही रखते थे। आइए अब इसकी इंग्लिश वाली जरा देख लेते हैं स्लाइड हम। He was born on 1542 at अमरकोट। अमरकोट पे इनका जन्म हुआ था 1542 में। He was undoubtedly the brightest star of मुगल एम्पायर। तो कहते हैं बहुत सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा जो ब्राइट जो शासक रहा है, बादशाह रहा है मुगल शासन का, वो कौन रहे हैं? वो अकबर ही रहे हैं। तो अकबर रहे हैं अंडर बैरम खान। मैंने अभी आपको बताया बैरम खान कौन थे। He defeated हेमू at the second battle of पानीपत इन 1556। तो पहली बैटल ऑफ पानीपत किसकी हुई थी? हमने पढ़ी थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी 1526 में। दूसरी बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुई थी? वो हुई थी 1556 में, अकबर की आर्मी और हेमू के बीच। हेमू एक राजा हैं, हेम विक्रमादित्य इनका नाम है। तो हेमू राजा और अकबर की आर्मी जो बैरम खान उस टाइम संभालते थे, उनके बीच लड़ी गई 1556 में। और यही डेट है जब हमारे हुमायूं भी मरे थे। तो हुमायूं के मरते ही हमने ये बैटल लड़ी थी। और अकबर उस टाइम कितने साल के थे? मैंने अभी बताया 14 साल के ही थे। तो उस टाइम बैरम खान ने उस लड़ाई को संभाला था। उसके बाद जब वो बड़े हुए 1576 तक, तो काफी बड़े हो गए होंगे, 20-25 साल के हो गए होंगे, तब तक तो समझ आई गई होगी लड़ाइयाँ झगड़े लड़ने की। तो ही डिफीटेड राणा प्रताप ऑफ चित्तौड़। तो चित्तौड़ के राजपुताना राजा राणा प्रताप को हराया था, उन्होंने हराया था इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी की बैटल में उन्होंने राणा प्रताप सिंह ऑफ चित्तौड़ को हराया 1576 में। ही इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या होता है? मनसबदारी सिस्टम हमारा होता है रैंक और पोजीशन देने का सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम जो है, तो बेसिकली क्या मायने हैं इसके? तो अकबर ने अपने जो बेसिकली उनका जो मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, जितने भी उनके वहां पर मिनिस्टर्स थे, उनके अंडर जितने भी उनके जो शासन में जितने भी लोग उनके नीचे काम करते थे, तो उनको रैंक और पोजीशन देना, बेसिकली उनको एक तरीके की दर्जा देना कि कौन मेरे शासन में मंत्री बनेगा, कौन मीर बख्शी बनेगा, कौन ऐसे ऐसे करके कौन मिलिट्री चीफ बनेगा। तो ये सब जो बेसिकली रैंक और पोजीशंस देना गवर्नमेंट को, उसको हम मनसबदारी सिस्टम बोलते हैं। तो ये अकबर ही लाए थे। अकबर ने अपने शासन में अपने जो मंत्री हैं उन लोगों को रैंक्स दिए थे। जैसे कि टोडरमल हुआ करते थे एक उनके मंत्री, तो दीवान कहे गए। वो दीवान क्यों कहे गए? क्योंकि वो उनके रेवेन्यू मंत्री थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस टाइम के।
तो उनको दीवान के नाम से भी जाना जाता था, तो टोडरमल बेसिकली हो गए। तो रैंक और पोजीशन देना, इंट्रोड्यूस, उसको मनसबदारी सिस्टम कहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रैंक और सिस्टम इज कॉल्ड द मनसबदारी सिस्टम। एबॉलिश जाजिया, अभी हमने पढ़ा जाजिया क्या होता है, तो उसको अबॉलिश करा, हटा दिया उसको, जाजिया का टैक्स को हटा दिया। बिल्ड द बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सीकरी टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। तो इन्होंने बुलंद दरवाजा भी बनवाया था 1601 में। कहां? फतेहपुर सीकरी में। ये कहां पर है? ये आगरा के पास ही है, आगरा में ही आता है, थोड़ा दूर है आगरा शहर से, मतलब थोड़ा आगरा शहर के आउटर में ही है, तो वहां से है। तो फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अपना एक बुलंद दरवाजा बनाया गुजरात के ऊपर अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। तो गुजरात में ये एक लड़ाई जीते होंगे, चंद बीबी के अगेंस्ट से लड़ाई जीते थे, तो 1601 में वो लड़ाई जीते थे। तो उस लड़ाई को जीतने की खुशी में इन्होंने 1601 में एक बुलंद दरवाजा बनवाया। कहां पे? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में ये दरवाजा बनाया गया। इबादत खाना भी इन्होंने बनाया। इबादत खाना, जैसे इबादत को उर्दू में क्या, उर्दू वर्ड है इबादत, इबादत को हम क्या कहते हैं? भगवान की पूजा करना या फिर अल्लाह की पूजा करना, या बेसिकली जो भी जितने भी धर्म है आप अल्लाह को मानना, अल्लाह को बेसिकली याद करना। क्रिश्चियनिटी में जीसस को याद करना। तो इबादत हम किसको कहते हैं? इबादत हम कहते हैं वर्शिप को। तो इबादत खाना इन्होंने बनवाया। तो काफी, ये हमारे अकबर का अकाउंट था, अकबर ने क्या क्या करा, कैसे कैसे करा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं अब। हु रोट एन ए अकबरी? तो अकबर के शासन में जो एन ए अकबरी है वो किसने लिखी थी? एन ए अकबरी बेसिकली एक लाइफ अकाउंट था अकबर का। बाबर का हमने पढ़ा बाबर नामा, हुमायूं का हुमायूं नामा। अब आ जाते हैं एन ए अकबरी पे। एन ए अकबरी किसने लिखी? तो ये एन ए अकबरी लिखी हमारे अबुल फजल ने। अबुल फजल ये एक मिनिस्टर ही बेसिकली शासन में थे अकबर के। तो ये अकबर के ही ये कहते हैं ना कि अंडर थे, और उनके नवरत्नों में आते हैं। तो अकबर के कुछ नवरत्न थे, 9 रत्न थे अकबर के, जिसमें अबुल फजल भी थे, टोडरमल भी थे, बीरबल भी थे, तानसेन भी थे। तो 9 उनके वो थे नवरत्न, उसमें से एक थे अबुल फजल, जिन्होंने लिखी एन ए अकबरी। क्या लिखी? एन ए अकबरी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब। हु हैंडल्ड द रेवेन्यू सिस्टम इन अकबर्स मुगल अंपायर? अरे आ गया क्वेश्चन, अभी अभी तो समझा था हमने। रेवेन्यू सिस्टम किसने संभाला था मुगल अंपायर में अकबर की रेन में? तो अकबर के रेन में मुगल अंपायर किसने संभाला था? किसने संभाला था मुगल अंपायर? वो सॉरी अकबर जो मुगल अंपायर थे उस टाइम पे रेवेन्यू सिस्टम अकबर का कौन संभालता था? रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे उनके? अभी पीछे ही तो समझाया मैंने, टोडरमल बेसिकली उनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे। कौन थे? रेवेन्यू मिनिस्टर, जो जाने जाते दीवान के नाम से भी जाने जाते थे, दीवान, रेवेन्यू मिनिस्टर। अब उस टाइम पे रेवेन्यू मिनिस्टर तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दीवान ही तो बोलेंगे। तो दीवान के नाम से ही जाने जाते थे टोडरमल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कहते हैं उनके मिनिस्टर थे, काफी कुछ संभालते थे और बहुत फेमस भी हैं। काफी आप इनके बारे में पढ़ेंगे भी। एक ये काफी फेमस है, अबुल फजल भी काफी फेमस है, तानसेन तो आपको पता ही है, और अकबर बीरबल की जोड़ी तो पूरी दुनिया में इतनी फेमस है मैं बता नहीं सकता। अकबर बीरबल की जोड़ी जो है, ठीक है, राइट हैंड कहते हैं ना जिसको, तो बीरबल वो थे अकबर का, उनके साथ साथ रहते थे, उनको संभालते थे। तो ये सब उनके कुछ नवरत्नों में से थे। तो रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? टोडरमल थे रेवेन्यू मिनिस्टर। मुमताज वॉज द डॉटर ऑफ हुम? तो मुमताज किसकी डॉटर थी? आइए पढ़ लेते हैं, पहले पीछे चलते हैं। अब हम 2 शासन पढ़ते हैं जरा, अकबर हम पढ़ चुके हैं। आ जाइए अब जहांगीर पे। तो अकबर के बेटे थे जहांगीर, ही वॉज अकबर्स एल्डेस्ट सन। जहांगीर जो थे वो कौन थे? वो थे अकबर के बेटे। इसकी हिंदी स्लाइड नहीं है क्या? आ जाइए पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे सलीम जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य के शासक बने। वह अपनी शान और शौकत के लिए काफी मशहूर थे, शान और शौकत के लिए काफी मशहूर थे। तो सलीम के नाम से जाने जाते थे, सलीम भी है इनका नाम। और मुगल शासक जहांगीर, जहांगीर इनका नाम था, बेसिकली नाम सलीम या जहांगीर कुछ भी कह लीजिए, अपनी शान और शौकत के लिए बेसिकली जाने जाते थे। शान और शौकत क्या? अपने बेसिकली जो अपना प्राइड है, अपना जो डिग्निटी है, उसके लिए जाने जाते थे वो। जहांगीर के राज में मुगल साम्राज्य का किश्वर और कांगड़ा के अलावा बंगाल तक विस्तार तो किया गया, लेकिन उनके शासनकाल में कोई बड़ी लड़ाई और उपलब्धि शामिल नहीं है। तो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं हुमायूं, अकबर, बाबर,
इन लोगों ने काफी फेमस बैटल लड़ी है, काफी मशहूर लड़ाइयां लड़ी हैं। बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने भी लड़ी, अकबर ने भी लड़ी। लेकिन जहांगीर के राज में ऐसी कोई खास लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने। शान और शौकत के लिए जाने जाते थे, खास लड़ाई नहीं लड़ी। कहते हैं ना वो थोड़ा बाबू आदमी, कहते हैं थोड़ा शान और शौकत, जी हम अपनी बस शान है हमारी, तो ऐसी कोई उन्होंने लड़ाइयां नहीं खास लड़ी हैं बहुत फेमस। जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही उनका पुत्र खुसरो ने सत्ता पाने की चाहत में उनके खिलाफ षड्यंत्र रच आक्रमण कर दिया। तो खुसरो हैं जहांगीर के बेटे, उन्होंने उनको षड्यंत्र रचते हुए जहांगीर के खिलाफ उन पर ही आक्रमण कर दिया, जिसके बाद जहांगीर और उनके पुत्र के बीच भीषण युद्ध हुआ। वहीं इस युद्ध में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी द्वारा खुसरो की मदद करने पर जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी। तो वही इस युद्ध में सिखों के 5वें अर्जुन देव जी द्वारा खुसरो की मदद से करने पर जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी। समझ आ गया होगा आपको क्या बोलने जा रहे हैं वो। तो खुसरो कौन थे? वो थे जहांगीर के बेटे। और खुसरो बाद में किस नाम से जाने गए मैं आपको ये भी बता देता हूं, शाहजहां। शाहजहां को ही हम खुसरो बोलते हैं। जानते हैं शाहजहां को? कौन नहीं जानता भाई। ताजमहल बनवाया है मुमताज जी के लिए, अपनी बीवी के लिए उन्होंने ताजमहल बनवाया। बहुत फेमस नाम है, बहुत ज्यादा फेमस नाम है शाहजहां, अभी पढ़ेंगे आने वाले टाइम में हम। तो खुसरो ही शाहजहां है। जहांगीर चित्रकला का गुण प्रेमी थे। तो बेसिकली जहांगीर जो है उनको चित्रकला, आर्ट बहुत पसंद था, जिसने अपने महल में कई अलग अलग तरीके के चित्र इकट्ठे किए थे। उनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो बेसिकली आर्ट का स्वर्ण काल, काफी चित्रों का काफी शौक था उन्हें, तो आर्ट का बेसिकली गोल्डन पीरियड बोला जाता है हम जहांगीर के शासन को। समझ आ गया आपको? चलिए अब इंग्लिश पे चल जाते हैं। जहांगीर, ही वॉज अकबर्स एल्डेस्ट सन, लिव्ड इन लाहौर। तो अकबर के जो सबसे बड़े जो पुत्र थे वो कौन थे? वो हमारे थे जहांगीर। जहांगीर, ही वॉज अकबर्स एल्डेस्ट सन। जहांगीर फर्स्ट डिफीटेड राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़ इन 1615। तो ये एक ही बैटल है राणा अमर सिंह के साथ जो उन्होंने फेमस बैटल जो लड़ी है 1615 में। एंड ही मैरिड मेहरुन्निसा हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ नूरजहां। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मेहरुन्निसा। तो मेहरुन्निसा से उन्होंने शादी करी, जिसको नूरजहां बाद में कहा गया। तो जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां थी, वो जिनका असली नाम मेहरुन्निसा था, नूरजहां कहा गया। ठीक है। तो जहांगीर की तबीयत थोड़ी ऐसी रहती थी, हल्की फुल्की तबीयत रहती थी उनकी, तो उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती थी। तो जो नूरजहां थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, पॉलिटिकली काफी दिमाग था उनमें, काफी चतुर थी, काफी चालाक थी वो। तो जो जहांगीर जब जितने टाइम वो बीमार रहे, जहांगीर का शासन जो है वो नूरजहां ने संभाला। तो नूरजहां ने शासन संभाला, काफी पावरफुल तरीके से संभाला, काफी पॉलिटिकली उन्होंने अच्छे तरीके से डोमिनेट करते हुए संभाला। पॉलिटिकली काफी डोमिनेट करती थी नूरजहां। अब नूरजहां के शासन संभालने से क्या फायदा हुआ? नूरजहां के जो पिता थे उनको बहुत फायदा हुआ, फादर ऑफ नूरजहां को बहुत फायदा हुआ। और उनके भाई जो सही भाई थे उनके जो सगे, असफ खान, उनको बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? नूरजहां ने उनके फादर और उनके भाई असफ खान को एक बहुत ही अच्छे बेसिकली पोस्ट दे दिए जहांगीर के शासन में, बहुत अच्छी अच्छी उनको जगह दे दी उनके मिनिस्ट्री में। तो ये नूरजहां ने करा। तो नूरजहां काफी स्ट्रॉन्ग थी। और असफ खान ही मुमताज के फादर हैं, फादर ऑफ मुमताज। जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कौन है फादर मुमताज के? असफ खान। असफ खान फादर है। आइए चलते हैं दोबारा क्वेश्चन पे। मुमताज वाज द डॉटर ऑफ हुम। तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। देखिए कैसे करा हमने, स्टोरी में पढ़ा हमने इसको। कैसे फॉर्म में पढ़ा? स्टोरी के फॉर्म में पढ़ा। जहांगीर की बीवी थी मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा को नूरजहां का नाम दिया गया। तो जहांगीर मोस्टली टाइम, जितने ज्यादा टाइम बीमार रहते थे, तो नूरजहां उनकी जगह शासन को राज करती थी, काफी स्ट्रॉन्ग थी। तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उन्होंने अपने पिता और अपने भाई असफ खान को बहुत बड़े बड़े पोजीशंस दे दिए मिनिस्ट्री में। और क्या करा? असफ खान की जो बेटी थी मुमताज, असफ खान की बेटी थी मुमताज, असफ खान इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। तो असफ खान की जो बेटी थी मुमताज, उनकी शादी किससे करा दी? उनकी शादी करा दी खुर्रम से, जो जाने जाते थे हमारे शाहजहां के नाम से। तो शाहजहां से शादी करा दी नूरजहां ने। किसकी? मुमताज की, जो बेटी थी असफ खान की। समझ आ गया? अब तो क्लियर हो गया होगा। देखिए स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे तो सब समझ आ जाएगा।
हर चीज को अगर आप स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं शाहजहां पे भी हम। जहांगीर के बेटे आपको ऑलरेडी पता लग गया है, खुर्रम के नाम से जाने जाते थे शाहजहां। तो जहांगीर के मरने के बाद थ्रोन उनको मिल गया 1628 में। 1628 में असेंडेंट द थ्रोन, बेसिकली मुगल बादशाह बने अगले 1628 में। मैरिड मुमताज इन 1612, तो 1612 में मुमताज से इनकी शादी हुई। मुमताज कौन थी? मुमताज असफ खान की बेटी थी। असफ खान कौन थे? असफ खान नूर जहां, जो जहांगीर की जो वाइफ है उनके भाई थे। और उनकी शादी नूर जहां ने मुमताज की शादी किससे कराई? मुमताज की शादी कराई शाहजहां से। तो मैरिड मुमताज इन 1612। समझ आ गया अब आपको क्या फैमिली में क्या घपला चल रहा है भाई? थोड़ा डिफिकल्ट था समझना, लेकिन मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया है, स्टोरी फॉर्म में समझा दिया। और पहले के टाइम में आपको पता ही है क्या होता था, पहले के टाइम में शादियां हो जाती थी घर घर में ही। तो जैसे कि अब आप देखें, मुमताज वैसे कौन हुई? मुमताज असफ खान की जो बेटी है, मुमताज जो है वो असफ खान की बेटी थी। असफ खान कौन थे? नूर जहां के भाई थे। तो देखा जाए तो मुमताज नूर जहां जो है वो मुमताज की बुआ हुई। कौन हुई? बुआ। लेकिन शादी करा दी शाहजहां से। तो पहले चलता था ऐसा, रिश्तेदारी में शादी हो जाती थी, तो शादी करा दी उनकी, ठीक है। तो शाहजहां का अब पढ़ रहे हैं हम शासन। हिज 30 years of reign also called the golden age of Mughal architect. He built the Taj Mahal, Red Fort, Jama Masjid and the famous Peacock Throne. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका जो 30 साल का शासन था, बेसिकली 30 साल उनका जो शासन था, इट्स कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्ट। तो मुगल आर्किटेक्ट की गोल्डन एज मानी जाती है वो। क्यों? क्योंकि शाहजहां ने काफी कुछ बनवाया। क्या क्या बनवाया? सबसे पहले तो सबसे फेमस ताजमहल। कहां पर? आगरा में। ताजमहल को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं ताजमहल को, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरी दुनिया, छोटा बच्चा भी जानता है ताजमहल कहां है और किसने बनवाया है। रेड फोर्ट, लाल किला उन्होंने बनवाया, जिसमें उन्होंने दीवाने खास, दीवाने आम भी बनवाया। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, ये भी बनवाया। और फेमस पीकॉक थ्रोन, बेसिकली जो कुर्सी होती है, जो कहते हैं ना बादशाह जिस पे बैठते हैं, पीकॉक थ्रोन, वो भी किसने बनवाया? वो भी शाहजहां ने ही बनवाया। इसलिए ही तो इतनी सारी चीजें, इतनी फेमस चीजें उन्होंने बनाई। इसलिए ही तो उनको कहा जाता है कि गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्ट। उनके टाइम को गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्ट इसलिए ही तो कहा जाता है। ताजमहल देखिए हमारा 7 वंडर्स में है वर्ल्ड के। रेड फोर्ट, कितने बाहर से टूरिस्ट देखने आते हैं रेड फोर्ट को। आगरा में भी है, दिल्ली में भी है। जामा मस्जिद दिल्ली में है, कितने लोग देखने आते हैं जामा मस्जिद को। और पीकॉक थ्रोन तो खैर चुराई ले गए थे एक हमारे, बेसिकली बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा किसने चुराया था। तो इसलिए कहते हैं गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्ट, क्योंकि काफी कुछ नया बना उस टाइम पे। फ्रेंचमैन बर्नियर एंड ट्रैवनियर विजिटेड इंडिया इन हिज रेन। तो 2 फ्रेंचमैन ट्रैवलर्स थे, बर्नियर एंड ट्रैवनियर, वो आए थे इंडिया में शाहजहां के राज में। किसके राज में इंडिया में आए थे? वो शाहजहां के राज में। नाम याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कभी कभी। इटालियन एडवेंचरर मानुची बोलेंगे, ऑल्सो केम टू इंडिया। तो जैसे ही फ्रेंच के 2 ट्रैवलर आए थे, वैसे इटालियन ट्रैवलर भी आए थे, एक मनुची, जो इंडिया में आए थे। किसके राज में आए थे? वो भी शाहजहां के राज में आए थे। तो समझ आ गया होगा आपको, शाहजहां के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा, किससे उनकी शादी हुई थी, क्या क्या उन्होंने बनवाया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये तो हमारे जी लास्ट मुगल एम्परर हैं। मुगल एम्परर औरंगजेब के बाद भी काफी आए हैं, लेकिन जो फेमस जो लास्ट मुगल एम्परर है वो औरंगजेब ही है। क्योंकि औरंगजेब टाइम पे जो है अंग्रेज भी हमारे देश में आ गए थे 1600 में। तो उसके बाद जो मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता गया। बेसिकली धीरे धीरे उनका जो है पावर कम होती गई, जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर ने, जो बाद के मुगल शासक हैं, जो लेटर मुगल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको ज्यादा राज करने नहीं दिया। इसलिए जो ये 6 थे ना हमारे, जो 6 शासक थे, मुगल बादशाह जो थे, ये लोग बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों? इनके कामों की वजह से। इसलिए हम 6 पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो औरंगजेब के बारे में हम पढ़ लेते हैं। औरंगजेब असेंडेड द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ अलमगीर। अलमगीर इनको बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? अलमगीर का मतलब क्या होता है? कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का बादशाह, जिसने पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लिया, उसको हम अलमगीर बोलते हैं। और वो किसको बोला जाता था? वो औरंगजेब को बोला जाता था। किसको? औरंगजेब को। He first defeated the imperial army at Dharmat and then defeated a force led by Dara in the battle of Samugarh। तो इन्होंने बैटल ऑफ समूगढ़ लड़ी। समूगढ़ की लड़ाई में इन्होंने दारा को हराया।
एक फोर्स थी जो दारा ने लेड करी थी। फिर उन्होंने इंपीरियल आर्मी को भी हराया बैटल ऑफ धर्मट में, बेसिकली धर्मट में इनको हराया। He ordered the arrest and later executed 9 सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर। तो औरंगजेब कहते हैं ना वो बिगड़ा हुआ, अब जो कहते हैं कोई शासक होता है बेसिकली बिगड़ा हुआ किंग, जिसको सिर्फ लालच है, सिर्फ शासन पाने का लालच है, तो उनमें से ही एक हमारे औरंगजेब जी भी थे। तो औरंगजेब जी ने भी क्या करा, औरंगजेब जी ने सबसे पहले तो अपने बाप को ही अंदर कर दिया था। औरंगजेब के बाप कौन थे मैं बता देता हूँ। औरंगजेब के बाप थे शाहजहां हमारे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने शासन के लालच में ना, शासन पाने के लालच में औरंगजेब को, शाहजहां को ही, शारजाह से ही उनकी बादशाहत छीन ली और उनको कोठरी में बंद कर दिया आगरा फोर्ट में। आगरा फोर्ट में 1616 में, 1666 में आगरा फोर्ट में इन्होंने शाहजहां को बंद कर दिया। तो शाहजहां को बंद कर दिया इन्होंने आगरा फोर्ट में। क्यों? क्योंकि औरंगजेब को किसका लालच था, शासन का लालच था। इनको बंद करते ही अपने सारे भाइयों को उन्होंने हरा दिया और मुगल गद्दी पे कौन बैठे, औरंगजेब। औरंगजेब हमारे मुगल गद्दी पे बैठे और आगरा फोर्ट में शाहजहां को बंद कर दिया। एक कोठरी बनी हुई है, अगर आप कभी आगरा जाए ना तो आप वहां जाना आगरा वाले रेड फोर्ट में, तो वहां पर आपको दिखाएंगे, जो गाइड्स होते हैं वो आपको दिखाएंगे कहां पर औरंगजेब ने शाहजहां को बंद करा था। और शाहजहां को जहां बंद करा था वहां से एक खिड़की है, उस खिड़की से, रेड फोर्ट आगरा में वो खिड़की है, उस खिड़की से ताजमहल बिल्कुल साफ दिखता है। उसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है, उसके पीछे कहानी मैं आपको बता देता हूं। तो बेसिकली शाहजहां को जब उन्होंने बंद कर दिया, अकेले शाहजहां उस काल कोठरी में पड़े रहे, तो वो क्या करते थे, उस खिड़की से ताजमहल की तरफ देखते थे। ताजमहल की तरफ देखते थे। ताजमहल क्यों? क्योंकि उन्होंने मुमताज की याद में ताजमहल को बनवाया था, मुमताज जी की याद में ताजमहल को बनवाया था। तो ताजमहल को देख के वो मुमताज अपनी जो उनकी वाइफ थी उनको याद करते थे और रोते रहते थे, वहीं पड़े हुए हैं और वहीं रो रहे हैं, ताजमहल को देख रहे हैं। ऐसे ही करते 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 उनकी भी वहीं मृत्यु हो गई, काल कोठरी में बंदी उनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही यूनिक एक स्टोरी है इन लोगों की भी, और काफी मूवीज में भी दिखाया गया है। अगर स्टूडेंट्स आपको अकबर की लाइफ के बारे में और जानना है तो आप प्लीज वो जो मूवी है ना ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की, जोधा अकबर, जरूर देखिएगा। काफी बहुत अच्छे से उसमें अकबर के राज शासन को समझा रखा है। सब मिलेंगे उसमें, आपको टोडरमल भी मिलेंगे, आपको अबुल फजल भी मिलेंगे, सब कुछ है उस मूवी में। ये मत सोचना कि बॉलीवुड मूवी यार है कौन देखेगा इसको, नहीं नहीं नहीं, बहुत ही यूजफुल मूवीज है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ऐसी ही मूवीज देखें जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएं। तो जोधा अकबर प्लीज देखिएगा आप, अगर आपको अकबर के बारे में जानना है तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम औरंगजेब पढ़ रहे हैं। शाहजहां को उन्होंने बंद कर दिया था, लालची थे इसलिए। उसके बाद इन्होंने जो है 9 सिख गुरु जो है हमारे श्री गुरु तेग बहादुर जी, इनको भी अरेस्ट कर लिया और एग्जीक्यूट कर दिया था। तो सिख गुरुओं के साथ भी इनकी बेसिकली तनातनी चलती रहती थी। तो 9 सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को भी इन्होंने बंद कर दिया था, अरेस्ट कर लिया था उनको भी। तो फिर क्या हुआ, फिर सबको लगा यार ये औरंगजेब तो बहुत दिक्कत कर रहा है, ये तो परेशानी कर रहा है, ये तो ना राज करने दे रहा ना राज कर रहा, ऊपर से ये बहुत सारे गलत काम कर रहा है। इसने क्या करा, इसने जाजिया दोबारा लगा दिया। जाजिया जो अकबर ने हटाया था, अबॉलिश करा था, उसको दोबारा हिंदूज पे लगा दिया, टैक्स जो है जाजिया का। हम समझ चुके हैं जाजिया का टैक्स क्या है। बैंड म्यूजिक एंड डांसिंग, गाना बजाना भी बंद कर दिया था, नाचना गाना बजाना इन सब पे भी बैन लगा दिया था। तो कहते हैं ना वो सब बड़ी खराब तरीके से अपने आप को लेके चल रहा था आगे, शासन करना आ नहीं रहा था, शासन संभालना नहीं आ रहा था, तो कुछ भी करे जा रहा था। जाजिया लगा दिया था हिंदूज पे, म्यूजिक और डांसिंग को बैन कर दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो और ग्रुप्स थे, जो और कास्ट थे इंडिया में, जाट्स थे, सतनमीज थे, राजपूत से, सिख्स थे, इन लोगों ने मिलके औरंगजेब के अगेंस्ट रिवोल्ट करा। इन लोगों ने औरंगजेब के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ दी कि यार तू जा यहां से, तू नहीं कर पा रहा, तू तो लड़ाइयां लगवा रहा है हर में। तो इस औरंगजेब के अगेंस्ट कौन 4 कास्ट लड़ी, जाट्स लड़े, सातनामीज लड़े, राजपूत लड़े और सिख लड़े। तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा लड़ाइयां होने लग गई इंडिया में। मुगल बादशाहों की, मुगल राज की जो मुगल अंपायर थे औरंगजेब, उनकी सिख से, राजपूत से, सतनमी से, जाटों से लड़ाई होने लग गई। तो इन चारों से लड़ाई होने लग गई। एंड में क्या हुआ, एंड में उसकी मृत्यु ही हो गई। भाग गया वो साउथ की तरफ बचने के लिए डेक्कन में, और 1707 में उसकी मृत्यु ही हो गई। तो औरंगजेब मर गया वहां पे। उसके बाद जो औरंगजेब के बाद जितने भी बादशाह है वो कुछ खास कर नहीं पाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब तक हमारे यहाँ आ चुके थे
तो वो आ चुके थे। तो धीरे 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 मुगल बादशाहत खत्म होती गई, धीरे 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 मुगल बादशाहत खत्म होती गई। उसके बाद हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन लग गया, अंग्रेजी शासन लग गया था। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि मुगल बादशाह जो थे ये आखिरी लोग थे अंग्रेजों से पहले जिन्होंने हमारी कंट्री को रूल करा, हमारे देश को राज करा, जिन्होंने देश पर राज करा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया होगा इनको, मैंने आपको स्टोरी फॉर्म में समझा दिया इसको अच्छे से, तो आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गई होंगी चीजें। चलिए अब हम क्विज रह गई थी हमारी, वो कर लेते हैं जरा। ये हमने कर लिया था। आइए, Who assumed the title of आलमगीर as the conqueror of the world? अभी पढ़ा है हमने, आलमगीर किसको बोला जाता है? आलमगीर औरंगजेब को बोला जाता है। उन्होंने खुद ही अपने आप को नाम दे दिया जी आलमगीर। कहते हैं ना, अब जैसे कोई अपनी कंपनी बना रहा है, कुछ भी बना के बैठ गया और उसका सीईओ खुद ही उसने अपने आप को बना लिया, तो ऐसे ही औरंगजेब ने अपने आप को आलमगीर कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दे दिया था, तो आलमगीर का नाम दे दिया। मनुची, ये मनुची होगा, स्पेलिंग जरा मेरे से थोड़ी गलत हो गई है, प्लीज मुझे थोड़ा माफ कर दें इसके लिए, आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, स्पेलिंग गलत हो गई है, तो इट्स मनुची। अभी हमने पढ़ा है पीछे मनुची। ट्रैवलर फ्रॉम इटली इज एन ऑथर ऑफ विच बुक? तो मनुची जो ट्रैवलर है इटली के, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, कौन सी किताब लिखी है? आइए वापस चलते हैं शाहजहां पे। तो शाहजहां पे मनुची, इटालियन एडवेंचरर मनुची ऑल्सो केम टू इंडिया। शाहजहां के राज में आए थे। किसके राज में आए थे? ये पूछ सकते हैं आपसे कि मनुची किसके राज में आए थे, तो आप क्या बोलेंगे? मनुची शाहजहां के राज में आए थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी है, कौन सी बुक लिखी है, उसके ऑथर हैं, मैंने उस स्लाइड में आपको ये नहीं बताया था, लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूँ। अकबर द ग्रेटेस्ट नहीं, द अल्केमिस्ट नहीं, महसूस शान भी नहीं, इन्होंने लिखी है स्टोरियोडोर मैगोर। तो इसके ऑथर भी हैं मनुची। जो मनुची हैं शाहजहां के टाइम पे आए थे, इटालियन ट्रेवलर थे, तो ये एक बुक के ऑथर भी हैं जिसका नाम है स्टोरियोडोर मैगोर। पूछा गया है स्टूडेंट्स, काफी एग्जाम में ये पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैं वही क्वेश्चंस लाता हूं आपके सामने जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछ रखे हैं। तो एक एग्जाम में पूछा गया है तो इसलिए लाया हूं मैं आपके सामने। विच मुगल एम्परर इज ऑल्सो नोन एज सलीम? ये भी हमको पता है, किस मुगल एम्परर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है? आइए बता देता हूं, जहांगीर को जाना जाता है। पढ़िए, मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे सलीम थे उनके बेटे, सलीम को ही जहांगीर के नाम से जाना जाता है। तो सलीम कौन है? सलीम इज आर जहांगीर ओनली। तो जहांगीर इसका राइट आंसर है, जहांगीर को जाना जाता है। और जहांगीर किसके बेटे थे? जहांगीर अकबर के बेटे थे। ध्यान रखना, लेक्चर पढ़ेंगे पूरा तो आपको समझ आ जाएगी। आइए 10th क्वेश्चन पे। हु डिफीटेड मोहम्मद शाह एंड टुक अवे द पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड? तो किसने, मोहम्मद शाह एक लेटर मुगल एम्परर है, उनको किसने हराया था? उनको बेसिकली किसी ने हरा के पीकॉक थ्रोन भी ले गया और कोहिनूर डायमंड भी ले गया। पीकॉक थ्रोन किसने बनवाया था? हमने अभी पढ़ा है, शाहजहां ने बनवाया था। तो कौन, किसने, मोहम्मद शाह जो एक लेटर मुगल बादशाह हैं, इनको किसने हराया और वो पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर का डायमंड लेके भाग गए? तो कौन लेके भाग गए? बहादुर शाह नहीं, अकबर नहीं, ये सारे तो खुद ही मुगल एम्परर्स थे, ये सारे लेटर मुगल्स कहते हैं हम इनको, ये सारे खुद ही लेटर मुगल्स थे जो नीचे आए, जो वीक मुगल एम्परर्स आए। तो कौन लेके भागा? नादिर शाह। नादिर शाह के नाम से हम उनको जानते हैं, नादिर शाह ही लेके भागे थे। नादिर शाह ही थ्रो जो है हमारा पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड को लेके भाग गए थे। तो इसी के साथ हमारी आज की क्विज खत्म होती है स्टूडेंट्स। हमने क्या क्या नहीं पढ़ लिया आज, पूरा मुगल अंपायर हमने कंप्लीट कर दिया। जितने एग्जाम के क्वेश्चंस है वो भी कंप्लीट कर दिए। मुगल अंपायर पूरा पढ़ चुके हैं, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सारी स्लाइड्स में सब कुछ कवर्ड था, पूरा मुगल अंपायर कवर्ड था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गया होगा मुगल अंपायर आज हमने पढ़ा है। सारी स्लाइड्स हैं, वीडियो आ जाएगा, वीडियो के बाद आप जब मन चाहे इन स्लाइड्स को देख सकते हैं, जब मन चाहे इन स्लाइड्स को देख के आप सीख सकते हैं, मुगल एम्परर को पढ़ सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हमारी जो है वो आज की खत्म हो गई है। कल मैं दोबारा आऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन वे में पढ़ेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एक नए टॉपिक के साथ आएंगे कल हम, ठीक है स्टूडेंट्स? तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, अच्छे से पढ़ें, अपना ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, और कल मैं दोबारा मिलता हूं आपसे। टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, गुड बाय।